A to GS में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम को डीप में सरल तरीके से बताएंगे। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया, इस अधिनियम का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। 1858 का भारत शासन अधिनियम जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया तब भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सभी को सरल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम को समझने के पहले इसको संक्षिप्त में इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लीजिए, ताकि आपको यह समझ में आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारे शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन क्यों किया गया। ठीक है, तो 1757 ईस्वी में पहली बार प्लासी का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, दोनों के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि इनके मुख्य सेनापति मीर जाफर ने इनको धोखा दे दिए। अब ये इसमें क्यों, तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार प्रांतीय लेवल पर सत्ता की प्राप्ति किए। प्रांतीय लेवल पर 1757 में बंगाल को जीत लिए और प्रांतीय लेवल पर सत्ता की प्राप्ति किए। आगे चलकर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक युद्ध माना गया और तीनों शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित करते हैं, जिसमें बंगाल, अवध और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब 1765 ईस्वी में शाह आलम और इलाहाबाद की संधि होता है और इस संधि में बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व वसूलने का अधिकार इसके पास चला आता है। अब इससे क्या होता है कि 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब 1757 में प्रांतीय सत्ता की प्राप्ति करता है, 1764 में राष्ट्रीय सत्ता की प्राप्ति करता है तीनों राजाओं को पराजित करके, और 1765 ईस्वी में राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला आता है। ठीक है, जिससे आगे चलकर द्वैध शासन स्थापित किया जाता है 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और इसमें राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और प्रशासन चलाने का अधिकार बंगाल के नवाब के पास। इस तरह से द्वैध शासन चलता है, जिससे क्या होता है कि ब्रिटेन में ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश सम्राट को ये आभास होता है कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही है, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां, कुछ त्रुटियां रहता है, जिससे पूरा करने के लिए 1700 पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है और इसी एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक इकाइयों को देखरेख करेगी इसी के दिशा निर्देश में। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर एक्ट पारित करते हैं और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा देते हैं। आगे चलकर 1813 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष के बाद पारित किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और इसमें क्या किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है और
चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, बाकी व्यापार नहीं करेगी। ऐसा प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में किया जाता है और इसी एक्ट के तहत भारतीयों पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया जाता है और इसी एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति पहली बार प्रदान किया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक चार्टर एक्ट पारित करते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पदोन्नति कर भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बनते हैं और इसी एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, तो 1833 में बहुत सारे प्रावधान किया जाता है। आगे चलकर 20 वर्ष के बाद 1853 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर एक चार्टर एक्ट लाते हैं और इस एक्ट के तहत भारतीयों को खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का अनुमति दिया जाता है। अब ये तो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लाए नियंत्रण स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर, लेकिन 1857 में एक क्रांति हो जाता है, 1857 की क्रांति, और इस क्रांति में भारतीय राजाओं, रियासत के लोग और भारतीय जनता असंतुष्ट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य अवधि से। ठीक है, यानी उनके कार्य करने की शैली से असंतुष्ट होते हैं, जिसके कारण 1857 में क्रांति हो जाती है और इस क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां छिन्न हो जाती है, विफल हो जाती है, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को आभास होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे शक्तियों को छीन लिया जाए और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाए। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित करते हैं और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शक्तियों को छीनकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। अब 1858 का भारत शासन अधिनियम को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया या किसके द्वारा पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? पारित वर्ष तो 1858 ईस्वी में पारित किया गया। जब 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया था तो इस अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कब? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं को इस अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद से हटाकर इनको वायसराय का पद दिया जाता है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का जो पद था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक देखरेख के लिए एक सर्वोच्च पद था, गवर्नर जनरल। लेकिन जो वायसराय का पद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन या ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो कार्य करेंगे भारतीय क्षेत्र में, उसके लिए एक पद दिया गया वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, जो पहले गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय बने इस अधिनियम के तहत। जब ये अधिनियम पारित किया गया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड डर्बी। याद रखिएगा, लॉर्ड डर्बी। कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम के समय। और ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश शासिका उस समय कौन थी? तो रानी विक्टोरिया। तो रानी विक्टोरिया 1858 का भारत शासन अधिनियम के समय ये महारानी थी ब्रिटेन का, और इन्होंने 1858 का घोषणा भी किए थे। क्या घोषणा किए थे आगे बताएंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका उद्देश्य बहुत सारे था, लेकिन क्या क्या उद्देश्य रहा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना, अंत करना, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन
ईस्ट इंडिया कंपनी के सारी शक्तियों को देना। यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन सौंप देना। ठीक है, और प्रत्यक्ष नियंत्रण किनके अधीन? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन। भारतीय राजाओं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजाओं और जनता का विश्वास जीतना इसका मुख्य उद्देश्यों में से एक था। 1858 का भारत शासन अधिनियम का उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था कि भारतीय राजाओं और भारतीय जनता का विश्वास जीतना, क्योंकि 1858 के शासन अधिनियम के पहले 1857 की क्रांति हुआ था, जिससे अंग्रेजों से असंतुष्ट भारतीय राजाओं और भारतीय जनता थे। इसलिए इसमें एक उद्देश्य ये भी था कि भारतीय राजाओं और भारतीय जनता का विश्वास जीतना। प्रशासनिक अराजकता समाप्त करना, जो प्रशासनिक अराजकता चल रहा था उसे पूरी तरह से क्या करना? समाप्त करना, ये भी उद्देश्य में शामिल था। और उद्देश्य में क्या था? तो भविष्य में विद्रोहों को रोकना, जो भारतीयों द्वारा या भारतीय राजाओं द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है उसे रोकना, यह भी उद्देश्य में शामिल था। अब आगे चलकर क्या हुआ कि इसका उद्देश्य और भी हुआ कि सत्ता को केंद्रीकृत करना। ठीक है, जो ब्रिटिश सत्ता था उसे केंद्रीकृत करना ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, जिनके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो सत्ता चल रही थी उसे केंद्रीकृत करना। तो ये सब उद्देश्य था। किसका उद्देश्य? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना, शासन ब्रिटिश सम्राट के अधीन करना, प्रत्यक्ष नियंत्रण, भारतीय राजाओं जनता पे विश्वास हासिल करना, प्रशासनिक अराजकता को समाप्त करना, भविष्य में जो भी विद्रोह होगा उसे रोकना और सत्ता को केंद्रीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विफलताएं होने के कारण ब्रिटिश क्राउन के अधीन इनके सारे शक्तियां चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर सौंप दिया जाता है। अब इसमें विफलताएं क्या क्या हुआ? तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार इसमें लिप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासनिक भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके कारण ये 1857 का जो क्रांति हुआ इसमें विफल रहा। और अत्यधिक कर वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों से, भारतीय जनता से अत्यधिक कर वसूल रहे थे, जो आगे चलकर विफलताओं में गिना गया। भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप, ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 के पूर्व जो भारतीय परंपराओं में ये हस्तक्षेप कर रहे थे, जो आगे चलकर विफलता में जुड़े। सैन्य असंतोष, 1857 का क्रांति का तत्कालीन क्रांति जो था वे कारतूस विवाद था। ठीक है, जिसके कारण सैन्य असंतुष्ट हुआ, जो विफलता में जुट गया। सामाजिक और धार्मिक आक्रोश भी हुआ, जिसके कारण विफलता हुआ। और रियासतों में हस्तक्षेप, जितनी भी देसी रियासतें या राजवाड़ों के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप करती थी, जिसके कारण भारतीय जनता, रियासतें या राजवाड़े इससे असंतुष्ट हो गए, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति हुई। और इस क्रांति को ईस्ट इंडिया कंपनी झेल नहीं पाई, जिसके कारण विफल रही। और इसीलिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत सारे शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या क्या छीन लिया गया, यानी छीनी गई शक्तियां।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, भारत में शासन नहीं करेगी, यानी शासन का अधिकार को छीन लिया गया। अब किसके अधीन चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे शक्तियों को छीन लिया गया। कौन कौन? तो शासन करने का अधिकार को छीन लिया गया, सेना रखने का अधिकार को भी छीन लिया गया। अब भारतीय क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी सेना नहीं रखेगी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का सेना होगा। ठीक है, यह अधिकार छीन लिया गया। कर वसूली करने का अधिकार, जो दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था, उसे भी छीन लिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी राजाओं के साथ, किसी भी देशी रियासत के साथ संधि नहीं करेगी और ना ही युद्ध करेगी। ठीक है, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारे अधिकार किनके पास चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, तो ये सारे शक्तियां को छीन लिया गया और छीनकर किनके पास? ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, प्रमुख प्रावधान क्या क्या किया गया? तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि भारत सचिव पद का स्थापना किया गया। एक नया पद सृजन किया गया, भारत सचिव। और ये जो पद था, गवर्नर जनरल वायसराय से भी ताकतवर पद, ये भारत सचिव पद था। ठीक है, और प्रथम भारत सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टेनली। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आया हुआ है। प्रथम भारत सचिव जो 1858 में बने, लॉर्ड स्टेनली। अब इनको क्या क्या? तो एक नया पद का सृजन किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद, वायसराय का पद। गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, वायसराय ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट के अधीन। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे, यानी जो ब्रिटेन में कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे, कौन? भारत सचिव। और संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किनके प्रति उत्तरदायी? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति या ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थे भारत सचिव। ठीक है, अब इनको शक्तियां क्या क्या मिला, क्या क्या दिया गया भारत सचिव को? तो भारत में प्रशासनिक निर्णय का अधिकार इनको मिला। किनको? भारत सचिव को क्या मिला? तो प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार, सैन्य नियंत्रण, वित्त एवं राजस्व का अधिकार भारत सचिव को मिला। वायसराय को निर्देश देने का अधिकार, वायसराय से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? तो भारत के सचिव थे। ठीक है, तो वायसराय को निर्देश देने का अधिकार किनको? तो भारत सचिव को प्राप्त हुआ। अब भारत सचिव पद किनके स्थान पर आया? तो ध्यान दीजिए, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, इस पद को समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 के अधिनियम के तहत। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गठन किया गया था, इसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त करके भारत में भारत सचिव का पद दिया गया। अब ये भारत में सर्वोसर्वा होंगे, यानी भारतीय क्षेत्र के प्रशासनिक, युद्ध, सैन्य शक्ति, संधि, सबका एकाधिकार किनके अंतर्गत? तो भारत सचिव। और ये डायरेक्ट अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारा घटना बताएंगे, या ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही भारत सचिव थे। ठीक है, यहां पे आप समझ गए। अब आगे चलकर इंडिया काउंसिल बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत सचिव की सहायता परिषद जो था, इंडिया काउंसिल, इसमें 15 सदस्य शामिल थे। 15 सदस्य में से 8 सदस्य को ब्रिटिश क्राउन मनोनीत करते थे। ठीक है, और इस 7 सदस्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियुक्ति किया जाता था। और 8 सदस्य को
ब्रिटिश क्राउन। तो 8, 7, 15 सदस्य शामिल हुआ करते थे भारत सचिव के सहायक परिषद में, यानी इंडिया काउंसिल में, ठीक है। और इसका निर्णय लेने का अधिकार इसके पास, सहायक परिषद के पास, इंडिया काउंसिल के पास नहीं था। अंतिम निर्णय भारत सचिव के पास था। याद रखिएगा, किनके पास? भारत सचिव के पास अंतिम निर्णय, यानी वायसराय से भी अंतिम निर्णय, यहां तक का 15 सदस्यों से भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किनके पास? तो भारत सचिव के पास, ठीक है। यह निर्णय लेने की शक्तियां नहीं था। अब यहां पे समझिए, सलाहकारी निकाय, कौन सा सलाहकारी निकाय? तो इंडिया काउंसिल एक सलाहकारी निकाय था। निर्णय लेने का अधिकार इनके पास नहीं था, शक्ति नहीं था। सलाहकारी निकाय के रूप में सिर्फ भारत सचिव को सलाह दे सकते हैं और निर्णय नहीं ले सकते। अंतिम निर्णय भारत सचिव लेंगे, ठीक है। तो सलाहकारी निर्णय निकाय का अधिकार इंडिया काउंसिल को प्राप्त था, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल से वायसराय, बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया अब, क्योंकि गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का के अधीन कार्य करती थी, तो इसलिए समाप्त। और इसी के स्थान पे वायसराय, जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासनिक राजनैतिक को देखरेख करेंगे, ठीक है। कौन? वायसराय। और वायसराय से भी ऊपर हुआ करते थे भारत सचिव, जो डायरेक्ट रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश क्राउन को देते थे। नया नाम वायसराय, किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत। वायसराय तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि हुआ करते थे, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय। याद रखिएगा, ये भारत में सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी थे, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी थे। कौन? वायसराय। और इनसे भी, वायसराय से भी ऊपर थे भारत सचिव। याद रखिएगा, भारत सचिव। वायसराय को क्या क्या शक्तियां प्राप्त था? तो प्रशासनिक नियंत्रण वायसराय के अधीन, सेना का नेतृत्व, युद्ध वगैरह करना है तो सेना का नेतृत्व वायसराय के पास, प्रांतीय गवर्नरों और नियंत्रण, यानी प्रांतीय गवर्नरों या प्रशासक का नियंत्रण करना किनके अधीन था? वायसराय के अधीन था। वायसराय युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, इसका नेतृत्व करेंगे कौन? वायसराय करेंगे। लेकिन वायसराय निर्देश लेंगे किनसे? तो भारत सचिव से, कि किनसे संधि करना है, कि युद्ध करना है या नहीं करना है। ये सब अंतिम निर्णय भारत सचिव के पास हुआ करता था। वायसराय उनके निर्देश को पालन करते थे। तो वायसराय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण, सेना का नेतृत्व, प्रांतीय गवर्नरों पर नियंत्रण, युद्ध और संधि का नेतृत्व करते थे वायसराय। और इस पद का सृजन कब हुआ? 1858 में। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को प्रथम वायसराय बनाया गया 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा 1858, यानी घोषणा पत्र 1858 के तहत क्या था? तो भारतीय रियासतों का अधिकार सुरक्षित, यानी घोषणा पत्र में कहा गया, क्या कहा गया घोषणा पत्र में? कि भारत के देशी राजाओं या रियासतों का जो अधिकार होगा वो सुरक्षित होगा, ठीक है, ये घोषणा पत्र में। दूसरा क्या किया गया? कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी भारतीय धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। जाति धर्म में भेदभाव नहीं होगा, यानी ब्रिटिश क्राउन चाहे खुली प्रतियोगिता में हो या सैनिकों में भर्ती में हो, किसी भी तरह से जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान घोषणा
पत्र में किया गया 1858 में। योग्यता के आधार पे भारतीयों को सरकारी पद, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पद हुआ करता था, जो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन चलाया, उसमें अब योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर भारतीयों को पद दिया जाएगा, ये घोषणा में किया गया। और ये जो घोषणा था वो भारतीयों को शांति करने की नीति था, ठीक है ना, यानी भारतीयों को शांत करने का एक नीति था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुआ था और 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, और इस घोषणा के तहत भारतीयों को इस आधार पर शांत किया जा सके, इसलिए भारतीयों को शांत करने की नीति था ये घोषणा पत्र। क्लियर हो गया? आगे ध्यान दीजिए, देखिए अब प्रशासनिक प्रभाव क्या पड़ा, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसके तहत केंद्रीयकरण बढ़ा। क्या बढ़ा? केंद्रीयकरण क्या हुआ? बढ़ा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, अब इनके शासन को छीनकर अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन चलाया, और ब्रिटिश क्राउन पूरे भारतीय क्षेत्र के अधीन कार्य करना प्रारंभ कर दिए, यानी प्रांतीय लेवल पे नहीं, अब केंद्रीय लेवल पे। तो केंद्रीयकरण हर क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में, ठीक है, राजस्व के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में केंद्रीयकरण बढ़ा। इंग्लैंड सीधा नियंत्रण, अब भारत पर इंग्लैंड से सीधा नियंत्रण होना प्रारंभ हो गया। कब से? तो 1858 ईस्वी से, 1858 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। भारतीयों पर भूमिका सीमित कर दिया गया, यानी भारतीयों का जो अधिकार था वो सीमित कर दिया गया, सारा निर्णय अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाता था, भारतीयों को उच्च पद भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो भारतीयों का अधिकार, भूमिका इनका सीमित कर दिया गया। नौकरशाही मजबूत हुई। अब यहां से 1858 से नौकरशाही धीरे धीरे ताकतवर होती चली गई, यानी प्रशासनिक इकाई धीरे धीरे ताकतवर होती चली गई। प्रशासनिक संरचना क्या हुआ 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद? तो सर्वोपरि जो हुआ वो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि, सबसे ऊंचा ब्रिटिश संसद, इनके अधीन ब्रिटिश सम्राट, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट कोई भी कार्य करते थे ब्रिटिश संसद के अनुमति से ही करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सम्राट सबसे ऊपर, ब्रिटिश संसद, इसके नीचे ब्रिटिश सम्राट, इनके नीचे भारत में भारत सचिव। याद रखिएगा, भारत में कौन? तो भारत सचिव जो थे वे सर्वोपरि थे। भारत सचिव सर्वोपरि कहां? भारत में। अब भारत सचिव के नीचे इंडिया काउंसिल, जिसमें 15 सदस्य शामिल था, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और 7 सदस्य नियुक्त हुआ था किनके द्वारा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो टोटल 15 सदस्य। और इंडिया काउंसिल के नीचे वायसराय हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय, और ये भारत का वायसराय जो किनके अधीन? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करेंगे वायसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन वायसराय, ठीक है। वायसराय के नीचे प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था, जैसे बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, आगरा का गवर्नर, इस तरह का गवर्नर, ठीक है। और प्रशासन किसके अधीन? वायसराय के अधीन नीचे। तो ये प्रशासनिक संरचना था, प्रशासनिक क्या संरचना, ठीक है। तो इस तरह से भारत का जो कानून लाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसको डीप में समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।